हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। किसका? ये जो चैप्टर है क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। हमने वीडियो लंबी होने की वजह से इसका जो चैप्टर है इसे दो पार्ट्स में हम कर रहे हैं। पहला पार्ट जो है वो हो चुका है, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तो दूसरे पार्ट्स में हम एड्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले का जो सारा था वो हम कर चुके हैं। तो एड्स क्या होता है? ठीक है, एड्स का मतलब क्या होता है, ये कौन सा डिसीज़ होता है? ठीक है, तो एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये जो है एचआईवी से फैलता है। इसका जो वायरस है एचआईवी है। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये एक तरह का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस में क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो आरएनए होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। लेकिन इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के। रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, एचआईवी इन्फेक्शन करता है। अभी एक्चुअली में एड्स होता क्या है, कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या है? तो जैसे कि इसमें बता रखा है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि इसमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी कि जो वायरस है वो अटैक किस पे करता है, वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। इम्यून सिस्टम पे अटैक करने की वजह से सारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, और कोई भी डिसीज़ अगर बॉडी की वजह से होता है तो वो लाइफ के लिए फेटल होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे फैलता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है? तो इसके बहुत सारे वे हैं। पहला वे है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, और बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड, अगर किसी एचआईवी वायरस वाले का ब्लड हमने चढ़ा दिया किसी दूसरे पर्सन को तो उससे भी हो जाएगा। या फिर शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल इन केस ऑफ इंट्रावेनियस ड्रग एब्यूज़र। ये जो ड्रग्स लेते हैं ना इंजेक्शन के थ्रू, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से ले लिया तो ठीक है, या फिर ब्लड हमने गलत पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया तो ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा सारे मटेरियल न्यूट्रिएंट सब प्रोवाइड करता है बच्चे को, तो वो एचआईवी भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर ड्रग्स दी जाए अच्छे से तो वो प्लेसेंटा के थ्रू नहीं जाता। अगर पता लग जाए कि मदर इन्फेक्टेड है और मदर को ड्रग्स दी जाए, दवाइयाँ दी जाए, तो बच्चे तक नहीं पहुंचता है। मदर का क्योर नहीं होगा, लेकिन बच्चे तक नहीं पहुंचता है। तो प्यूपिल जो है हाई रिस्क के पे होते हैं इनके। और ये जो डिसीज़ है बड़ा बड़ा फेटल है, लेकिन कॉन्जेंटाइटल डिसीज़ है। कॉन्जेंटल डिसीज़ होते हैं जो जेनेटिक डिसीज़ होते हैं, जेनेटिक डिसीज़ नहीं है ये। ठीक है, जेनेटिकली नहीं फैलता है ये, सिर्फ क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन से फैलता है। ठीक है, बर्थ से नहीं होता है। कॉन्जेनिटल डिसीज वो होते हैं जो बर्थ से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बर्थ से मदर के थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, लेकिन इसे रोका जा सकता है, जेनेटिक नहीं है ये। ठीक है, अब देखो ये पिक्चर से हम समझेंगे इसमें क्या होता है। रेट्रो वायरस है, एचआईवी वायरस जो है, और देखो मैंने बताया था इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये क्या करता है, ये जो दिखा रखा है, ये एनिमल सेल की बाउंड्री दिखा रखी है। एनिमल सेल में इन्फेक्ट करता है तो इसका जो बाहर का कोट है वो तो निकल जाएगा, अंदर का जो आरएनए मटेरियल है वो अंदर आ जाएगा। अब आरएनए मटेरियल क्या करता है कि ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। दैट मीन्स जब आरएनए से डीएनए फॉर्म हो जाता है तो आरएनए से क्या करता है, डीएनए फॉर्म कर देता है। अब डीएनए कहाँ, ये जो वायरल डीएनए था, क्योंकि ये वायरल डीएनए कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। और जो बॉडी का ह्यूमन का जीनोम होता है उसके साथ जो है मिक्स हो जाता है, अटैच हो जाता है। फिर जब ये अटैच हो जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन करके ये आरएनए बनाता है, और जो ये आरएनए बनता है ये वायरल आरएनए बनता है। अब ये जो वायरल आरएनए है ये न्यू वायरस प्रोड्यूस कर देगा। न्यू वायरस ने प्रोड्यूस कर दिए तो ये बाहर निकल जाएंगे वायरस। अब ये जो नए वायरस बने, ये जो अदर सेल्स हैं, अदर अच्छे वाले सेल्स हैं जिनमें अभी तक इन्फेक्शन नहीं फैला है, उनमें फैल जाएंगे और उनको किल कर देंगे। सबसे पहले जो है ना, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये किस पे अटैक करता है, ये लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है। तो जो इसमें मैक्रोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उन पे अटैक करेगा पहले, देखो। ठीक है, उसके बाद किस में करेगा ये, देखो। जैसे मान लो इन्होंने ये जो है ये लिम्फोइड टिश्यू है, तो पहले इसने क्या किया, मैक्रोफेज पे अटैक किया। फिर उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट पे आ गया, टी लिम्फोसाइट पे, और इसके अंदर घुस गया वायरल डीएनए और इसको बिल्कुल ब्रेक कर दिया। तो जब टी लिम्फोसाइट के ऊपर ये अटैक कर रहा है, ये
इस तरह का वायरस होता है कि बॉडी के किसी पार्ट पे अटैक नहीं करता, ये बॉडी की जो हमारी आर्मी है ना, जो हमें दूसरी डिसीज से बचाती है, उस आर्मी को ही खत्म कर देता है उसके अंदर घुस के। तो टी लिम्फोसाइट क्या आर्मी है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये टी लिम्फोसाइट में घुस कर क्या करते हैं, वायरस प्रोड्यूस करते हैं और टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देते हैं। इस तरह से क्या हमारी सेना जो है खत्म होती चली जाती है। अब जब हमारी सेना बॉडी की खत्म होती चली जाएगी, टी लिम्फोसाइट खत्म होते चले जाएंगे, तो किसी रोग से कैसे लड़ पड़ेंगे। तो जो पर्सन है वो HIV की वजह से नहीं मरता, वो जो HIV ने इम्यून सिस्टम को पूरा डिफेंस सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया है ना, उसकी वजह से जो दूसरे डिसीज़ हैं वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून पावर बची नहीं होती है तो बॉडी जो है वो डाइड हो जाती है, मर जाते हैं पर्सन, इससे फैटल होता है ये। और जो इसके सिम्टम है उनको फैलने में, उनको दिखने में 5 से 10 साल लग सकते हैं, यानी कि ये वायरस की जो प्रोसेसिंग है इतने टाइम की है, ये मल्टीप्लाई करके बॉडी के अंदर इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब देखो इसमें यही बता रखा है कि पहले इसने मैक्रोफेज पे अटैक किया, फिर RNA जीनोम वायरस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, उसको हम ब्लास्ट कर दिया, उसके बाद दोबारा फैल गया, फिर टी लिम्फोसाइट पे वर्क किया, ये सारा इसमें बता रखा है। अब देखो इसको पता कैसे लगाया जा सकता है, कि कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है इन्फेक्टेड जो है हो गया है पर्सन। तो उसके लिए ना एक टेस्ट होता है, दैट इज़ द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, एलिसा भी बोलते हैं इसको। तो इसके थ्रू जो है ना पता लगाया जा सकता है कि इस पर्सन को जो है हो गया। इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है, कोई इसका क्योर नहीं है, इसलिए जो ड्रग्स दी जाती हैं एंट्रोरेट्रोवायरल, वो कुछ समय के लिए मतलब पार्शियली इफेक्ट होती है, मतलब पर्सन की लाइफ तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो अल्टीमेट है डेथ उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती। यानी कि ये बहुत खतरनाक डिसीज़ है, इसका इलाज अभी तक नहीं है। तो हमेशा क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। तो प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन करने के लिए हमारी नेशनल एजेंसी तो काम ही कर रही हैं, जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नाको बोलते हैं इसको, ठीक है, NGOs काम कर रहे हैं, WHO काम कर रही है, तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ध्यान रखा जाए कि जो ब्लड है वो प्रॉपर ब्लड बैंक से लिया जाए, ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते समय हार्नेसिंग जो होती है उन्हें मतलब सॉरी कॉन्डोम्स वगैरह का यूज करना चाहिए। जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें, ठीक है। और कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, क्योंकि इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं, तो ड्रग इंजेक्शन से लेते हैं तो इन्फेक्टेड पर्सन से फिर दूसरे पर्सन को चला जाता है अगर सेम इंजेक्शन से ले लेते हैं, ठीक है। अब रेगुलर चेकअप कराना चाहिए सेक्स वगैरह का, ठीक है। तो HIV अगर सस्पेक्टेबल हो तो फिर उसको जो है ध्यान रखना चाहिए। HIV जो है वो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, कॉन्टैक्ट जैसे कि सिरिंज वगैरह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ह्यूमन फ्लूइड से फैलता है, ह्यूमन फ्लूइड से फैलता है ये, एक मिनट, ये फैलता है ह्यूमन फ्लूइड से, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमने किसी एड्स वाले पर्सन को छू दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फैल गया, स्प्रेडिंग इस तरह से नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ यही वे हैं जो मैंने बताए हैं इसके स्प्रेड होने के, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं कैंसर, बड़ा खतरनाक डिसीज़ है एड्स, ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कैंसर, ठीक है, ये भी मोस्ट ड्रेडिंग डिसीज़ है। ये भी ऐसे नहीं होता कि एक पर्सन को छू लो तो दूसरों को इन्फेक्टिसिस नहीं है, लेकिन ये कैंसर बहुत खतरनाक है। अब कैंसर होता कैसे है एक्चुअली में, देखो हमारे सेल में, हमारे शरीर में पहले से ही ना प्रोटो ऑन्कोजीन्स मिलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स। अब ये किसी भी कारण की वजह से जो ये है प्रोटो हट जाता है, प्रोटो हटने का मतलब क्या, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, रीडिवाइड करने के लिए, तो ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये होती हैं वायरल ऑन्कोजीन्स, ठीक है। ये कैंसर फैलाती हैं ऑन्कोजीन्स सॉरी, आज थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट करते हैं, उनको जीन से बनाते हैं। तो जो कैंसर होता है 2 टाइप का होता है, बेनिग्न और मैलिग्नेंट। देखो अभी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बताऊंगी, पहले ये समझ लो ये क्या होता है। बेनिग्न ट्यूमर होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बेनिग्न ट्यूमर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोई पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, अब ये यहाँ पर सेल जो है इनकी ग्रोथ क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। भाई देखो कैंसर में यही होता है कि जो सेल्स है ना वो डिवाइड करके ना उनकी ग्रोथ जो है अनलिमिटेड हो जाती है, वो रुकती नहीं है, ग्रोथ नहीं रुकती है उनकी, ठीक है।
अब ग्रोथ रुकती कैसे है? ग्रोथ रुकती है जैसे कि मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सेल आता है, वो कहता है भाई ये मेरी टेरिटरी है, अब आपको इससे आगे नहीं बढ़ना। तो इस सेल के कांटेक्ट में आने की वजह से, इस दूसरे सेल के कांटेक्ट की आने की वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई है, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अब इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। और नॉर्मल सेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, वो डिवाइड रीडिवाइड 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 करते रहते हैं, चाहे उससे दूसरे डैमेज हो जाए टिश्यू, तो ये ट्यूमर के रूप में फैलते हैं, ठीक है, और एक ही जगह पे फैलते हैं, तो सर्जरी से इनको इजीली हटाया जा सकता है बेनिग्न को। लेकिन ये दूसरा वाला होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें क्या है कि मान लो ये इस टाइम यहाँ पर फैले, ठीक है, अब ये यहाँ पर फैल रहे हैं, अब इसका कोई पार्ट टूट करके ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू, ठीक है, कहीं और जगह पे चला गया, यहाँ पर चला गया, तो ये यहाँ पर भी ट्यूमर बना देगा। अब कहीं और चला गया, यहाँ पर चला गया बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर भी ट्यूमर बना देगा। यानी कि ये क्या है, ये फैलता है ब्लड स्ट्रीम्स की तरह, जहाँ भी इसके सेल्स हैं, न्यूप्लास्ट सेल्स बोलते हैं उनको, ठीक है, ट्यूमर सेल्स या न्यूप्लास्ट सेल्स, जहाँ भी इसके सेल्स जाएंगे वहाँ कैंसर फैला देंगे, और ये बहुत खतरनाक होता है, फेटल होता है। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, इस तरह से डिफरेंट साइड पे जाके फिर से फॉर्मेशन कर लेने की, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, कि मतलब एक जो इसके जो ट्यूमर है, जो डिसीज़ है, वो स्प्रेड हो जाए फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टिश्यूज, और वी कैन से द पार्ट ऑफ द टिश्यूज इज द न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स के थ्रू, ठीक है, पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाए, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्लियर हो गया, तो यही पॉइंट्स थे एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। अब आ करते हैं नेक्स्ट, कॉजेज क्या हैं कैंसर के। बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कॉजेज़ इसमें दिए हुए हैं वो हम कर लेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर है वो प्रोटोन के जीन्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोटोन के जीन्स या सेलुलर ऑन्कोजीन्स, ठीक है, किसी भी कारण की वजह से वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्सिनोजेंस होते हैं। ये जो है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कोई भी एजेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो कैंसर सेल्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो नॉर्मल जीन्स हैं, प्रोटो जीन्स, उनको जो है कन्वर्ट कर देते हैं ओनको जीन्स वायरस में, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, ये जैसे कि रेडिएशन हो सकती हैं, एक्सरे, ठीक है, गामा रेस हो सकती हैं, ठीक है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती हैं, इसके अलावा निकोटीन हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इसके मेजर कॉजेज़ हैं। अब डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसको, देखो इसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, कुछ मेथड अच्छे हैं और कुछ मेथड बेकार है। हमने अभी पढ़ा था कि जो ये एक्सरे का यूज है, इससे कैंसर हो जाता है, ये ऑफ कोर्स हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसको डिटेक्ट करने का भी यही तरीका है, रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। सीटी, कम्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें भी क्या होता है कि जो रेडिएशन है, एक्सरे ही छोड़ी जाती है, कम्यूटेड रेडियोग्राफी में एक्सरे छोड़ी जाती हैं, और ये ना 3D इमेज देती है हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी, तो ये 3D इमेज बताती है कम्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई है, ये इसमें रेडिएशन नहीं निकलती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इमेज करती है, कन्वर्ट करती है, तो इस तरह से होता है इसमें। तो कैंसर का जो डिटेक्शन है वो इस तरह से किया जा सकता है, और अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए इसको, तो इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके बहुत सारी टेक्निक हैं जो यूज होती हैं, मेडिसिन यूज होती हैं, ड्रग्स यूज होती हैं, इसके अलावा कीमोथेरेपी यूज होती है, ठीक है, कीमोथेरेपी के अलावा ड्रग्स दी जाती हैं, और ड्रग्स में जो है वो इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं जो कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमें इस तरह एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरोन है, अभी आपने इंटरफेरोन पढ़ा था ना साइटोकाइनीज में। इंटरफेरोन क्या होता है, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे सेलों को बताते हैं कि हमारे आसपास के जो सेल्स हैं वो इन्फेक्ट हो गए वायरस से, तो वो प्रोटेक्ट कर लें अपने आप को। तो ये जो है बाहर से भी जो है सब्सटेंस देते हैं अल्फा इंटरफेरोन, ठीक है, जो हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये इस तरह से थेरेपी दी जाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कैंसर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। एड्स क्लियर हो गया, कैंसर क्लियर हो गया, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। देखो ये बहुत बड़ी दिक्कत है यंग जनरेशन के साथ साथ बाद में भी, क्योंकि जो अभी इसको हम पढ़ेंगे कि एडोलोसेंस में, एडोलोसेंस की एज क्या होती है, जैसे कि टीन एज जो होती है मोस्टली 13 से 19, है ना, इस एज में बच्चों को ना एक्साइटमेंट होती है कि किसी भी चीज़ को करने की, और वो ना बच्चे से बड़े की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कि ना तो वो बच्चे रहते और ना ही वो कम्प्लीटली फुली ग्रोन मैच्योर पर्सन रहते हैं, ठीक है। जैसे 11th-12th के बच्चे होते हैं, है ना, और 9th-10th के बच्चे होते हैं, 8th के बच्चे होते हैं, तो वो टीनेज में अपनी, तो वो क्या है, पीयर प्रेशर के अंदर रहते हैं,
और पीयर्स अगर उनके ये बोले कि अच्छा तुम ये काम नहीं कर सकते, तो उनको जोश चढ़ जाता है, अच्छा हमें इसने ये बोल दिया तो हम ये करके दिखाएंगे। ऐसे ही ये जो ड्रग्स वगैरह होती हैं, अल्कोहल वगैरह होते हैं, कई बार होता है ना कि पीयर प्रेशर हो जाता है, और उसकी वजह से स्टार्टिंग में तो पीयर प्रेशर की वजह से ले लिया, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, फिर उसके लिए आप एडिक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, लेट्स रीड इट अबाउट। और इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किसी के भी प्रेशर में आकर के, शौक के लिए, दूसरों को दिखावे के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दीज आर नो गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज सोसाइटी के लिए भी, आप सोसाइटी में भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं रहती है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये है, पहले हैं ओपोइड्स, ठीक है क्योंकि ओपोइड्स होते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं और कोका एल्कलॉइड्स होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ओपोइड्स, ठीक है। अब ये ओपोइड्स होते क्या हैं? ओपोइड्स क्या होते हैं? ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ना सुंदर सा, ठीक है ना, पापा सोमनीफेरस इसका नाम है, इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पापा सोमनीफेरस, पापावर सोमनीफेरस, पापावर सोमनीफेरस इसका नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये जो प्लांट है, इसमें से जो लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स वाइटी मिल्की सब्सटेंस, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ये उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे बनाते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये मोरफाइन होता है, और जब हम मोरफाइन का एसिटाइलेशन करते हैं ना, थोड़ा सा इसे और ऊपर सा कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगा अच्छे से, ये देखो, ठीक है, ये मोरफाइन है। जब इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो इसके एसिटाइलेशन से डाई मोरफिन मिल जाता है, डाई एसिटाइल मोरफिन मिल जाता है, और केमिकली जो है इसको स्मैक बोलते हैं या हीरोइन, ठीक है, हीरोइन और स्मैक, जिसको स्नोटेड वे से लिया जाता है ना, हाथ पर रख के या फिर रख के कागज़ पर रख के नाक से अंदर की तरफ ले लेते हैं स्नोटेड वे में ये ठीक है। इसको मुंह माउथ से भी लिया जाता है, ओरल भी लिया जाता है। ये क्या करता है बॉडी के अंदर सॉरी ये बॉडी के अंदर क्या करता है कि ये जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पे, और जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है, और वहाँ पे ओपोइड रिसेप्टर होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये काम करना शुरू कर देता है। एक्चुअली में इसमें कोई ऐसे कुछ नहीं कि बहुत टेस्टी होता है, ये वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, और बिटर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है ना, हमारा सीएनएस होता है, वो स्लो डाउन कर देता है एक्टिविटीज़ को, ठीक है, डिप्रेशन हो जाता है इससे, तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैनिबोनॉइड्स। अब आप लोगों ने सबने भांग का नाम तो सुना होगा, इंडिया में रहते हो तो, है ना। एक्चुअली में भांग जो है वो ये होता है कैनिबस सटाइवा, और जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है ना, वो मोस्टली इससे कैनाबोनॉइड्स मिलते हैं। इसके अलावा लीव्स, रेजिन, ये सब यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो केमिकली जो है हमारी जो ब्रेन है उसमें ही इसके रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इसको इनहेल किया जाता है, ठीक है, या फिर ओरल इंजेक्शन से खाया भी जाता है, पकौड़े भी बना के खा लेते हो ना भांग के। तो ये किस पे इफेक्ट करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है, दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसके बड़े साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोका एल्कलॉइड्स, ठीक है, कोका एल्कलॉइड्स यानी कोकेन, है ना। और ये जो है साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है, जिसका नाम है इराइथ्रोजाइलम कोका। इससे कोक या स्मैक मिलती है, ठीक है, स्मैक नहीं, स्मैक तो हीरोइन को बोलते हैं, कोक या क्रैक मिलती है, ठीक है। और इसको भी स्नोट कर सकते हैं, स्नोट करके ली जाती है ये, ठीक है, इंजेक्टेड करके भी ली जाती है। ये नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है, और ना इसमें क्या होता है ना कि जो इससे क्या होता है कि पावर मिलती है, ये एड्रेनल हार्मोन होता है ना हमारी किडनी के ऊपर, इसको ये रिलीज करने के लिए बोल देता है, ये बॉडी के अंदर जाता है कि वो वाला हार्मोन रिलीज करो, तो इससे ना सडन एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर, एक्सेसिव एनर्जी आ जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इसका यूज करते हैं तो हेलुसिनेशन भी हो जाता है कि जो चीज़ है नहीं वो दिख रही है हमें। और जो ये खिलाड़ी वगैरह होते हैं ना, कई बार आपने कहते हैं डोपामाइन टेस्ट हुआ, उसमें खिलाड़ी फेल हो गए डोपामाइन टेस्ट, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये यही ड्रग्स ये ले लेते हैं ताकि उनकी एनर्जी बढ़ जाए, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे खिलाड़ी भी इन चीज़ों को यूज करते हैं, कुछ लोग जिम वगैरह में यूज करते हैं इन सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन ये होती नहीं है सही। जैसे कि ये बार्बिटोरेट्स है, एम्फीटामाइंस है, बेंजोडाइजिपिन्स है, ये सारी ड्रग्स इसी की सिमिलर होती है। इसके अलावा हमारे कंट्री में भी इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो हेलुसिनेशन करते हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा, है ना। ये सारे जो होते हैं क्या ना, ये सारे जो होते हैं इस समय पे, ये हेलुसिनेशन करते हैं। अगर इनको एक्सेसिवली यूज किया है तो बंदा हेलुसिनेट हो जाता है, ठीक है, कुछ और ही चीज़ें दिखाई देती हैं उसको। ये ना एक्चुअली में सिर्फ ये नहीं है कि ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग अब्यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि उनका गलत तरीके से यूज कर लिया गया। एक्चुअली में सर्जरी में यूज होती हैं, क्यों, क्योंकि मॉर्फिन अभी पढ़ा था ना हमने ओपोइड, तो मॉर्फिन जो है सिडेटिव और पेन किलर है, तो ये यूज होती है सर्जरी में बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है।
तो ये इनका यूज है, लेकिन इनको गलत तरीके से यूज कर लिया गया है, इसलिए ये जो है एब्यूज की फॉर्म ले ली है इन्होंने। ठीक है, स्मोकिंग, तंबाकू, निकोटिन सब्सटेंस निकलता है, ये भी क्या करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनल हार्मोन जो है वो निकलता है ग्लैंड से। तो थोड़ी देर के लिए ना बड़ा अच्छा सा रिलैक्स रिलैक्स लगता है, ऐसा लगता है बॉडी में करंट दौड़ गया, लेकिन क्या है, बाद में उसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कार्सिनोजेंस होते हैं। कैंसर जो जितना भी माउथ का कैंसर है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा माउथ का कैंसर होता है, और वो तंबाकू च्यूइंग के कारण होता है। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग जो है, स्मोक कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं। ठीक है, कैंसर भी इसका एक कारण है, स्मोकिंग का कारण कैंसर भी है। ठीक है, तो ये ना बहुत रिस्की चीज़ें हैं, दैट शुड नॉट बी डून। एम्फायोसीमा हो जाता है, डिसीज है, लंग्स का डिसीज है ना, जिससे लंग्स में जो है एयर कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, एल्वलाई काम करना बंद कर देती है या फट जाती है। तो देखो, एडोलोसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़, मैंने अभी आपको बताया था कि जो 12 से 18 ईयर्स के बच्चे, टीन एज के जो बच्चे होते हैं, वो मोस्टली क्या कर सोचते हैं कि बच्चों के साथ रह करके दूसरे दोस्त कर रहे होते हैं, तो खुद को भी लगता है कि नहीं हम भी करें, है ना। तो पीयर प्रेशर में आके खुद से, या फिर एक होता है ना कि हम ट्राई करके देखेंगे, एक बच्चों में बड़ा क्रेज होता है कि हम लाइफ में सब चीज़ ट्राई करेंगे, तो वो सोचते हैं इसको भी एक बार ट्राई करेंगे देन लीव इट। लेकिन एक बार वो ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, और बाद में क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के चक्कर में बच्चों, अगर बच्चे ये वाली चीज़ देख रहे हैं तो सुनिए इस चीज़ को, ये कोई आप लोगों को आपकी इमेज अच्छी नहीं करता है, आपको पीयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बट पता होना चाहिए कि ये अब्यूज़ है। अगर इसका एक्सेसिव यूज हो गया तो एडिक्शन हो जाएगा, फिर आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। आपने देखिए ना, संजू मूवी देखिए ना, चाह कर भी फिर आप नहीं छोड़ पाओगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे आती हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसमें दिखाया जाता है कि बड़ा इनको को पीना बड़ा कूल दिखाया जाता है। मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भाई हीरो जो है वो एक हाथ से सिगरेट फूंक रहा है, दूसरे से जो अल्कोहल है वो ड्रिंक कर रहा है, और बड़ा कूल दिख रहा है। तो ये कूलनेस नहीं होती है, ये सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि इसका एडिक्शन लाइफ को बर्बाद कर देता है। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो इन सबसे एडिक्टेड है, वो लाइफ, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, उनकी फैमिली की लाइफ ख़राब हो जाती है, और जो उन्हें सोसाइटी में भी जो है, उन्हें सोसाइटी में भी इज्जत नहीं मिलती है। फिर दूसरा, जब पर्सन इसके एडिक्ट हो जाता है तो वो उससे निकल नहीं पाता, उसको क्या है, विदड्रॉल सिम्टम लगते हैं। ठीक है ना, आप अगर संजू मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें देखते होंगे कि वो कैसे उसको छोड़ नहीं पाता, और छोड़ता है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। तो विदड्रॉल सिम्टम्स होते हैं कि अगर छोड़ दिया है तो भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, जिसके लिए बच्चों को हमेशा इसको नो बोलना चाहिए। एक होता है ना कि हमारा जो सिर्फ डिग्निटी, हमारी जो कूलनेस है, वो हमेशा ये नहीं कि हाँ हम भी करते हैं, इसमें नहीं है, नो बोलने में भी है। अगर ड्रग है, अगर अल्कोहल है, नो, आई विल नॉट टेक, तो इसमें भी आपकी डिग्निटी है, आपका कॉलर हाई रहेगा इसमें भी। ठीक है, तो विथड्रॉल सिम्टम्स दिखते हैं, इसमें भी क्या होता है कि एनेक्सिटी होती है, सिकनेस हो जाता है, नोजिया होती है, स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो बॉडी ये सब चीज़ें दिखाती है। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो इफेक्ट है इससे क्या है, आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी सोशल लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स आपकी चेंज हो जाती हैं, आपकी हॉबीज़ में से इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ ड्रिंक करना होता है। फ्लक्चुएशन आता है आपके वेट में, एपिटाइट लूज होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने के लिए बॉडी के अंदर मिलते हैं, कहीं मन नहीं लगता है। ठीक है, एंटायर फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं इससे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें दिखाया हुआ है कि जो एड्स हैं ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ड्रग्स वगैरह इंजेक्ट करके लेते हैं, तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से ले लिया तो एड्स हो सकता है। हीपेटाइटिस बी, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, वो भी क्या है, इससे हो सकता है, इंजेक्शन से हो सकता है। ठीक है, और दूसरा सीरोसिस हो सकता है, लीवर ख़राब हो जाता है, अल्कोहल पीने से ना लीवर ख़राब हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, प्रेगनेंसी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, कैंसर हो जाता है, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है इंसान की, मूड स्विंग होने लगते हैं। ठीक है ना, डिप्रेशन होने लगता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है फेस और बॉडी पे, एनलार्जमेंट हो जाती है क्लोरोसिस की, डीपनिंग हो जाती है वो इसकी, मेल्स में क्या है, एक्ने आ जाते हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ टेस्टिकुलर्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि बहुत ही भयानक हैं। प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जाए? आप ही लोग हो जो अपने आप को बर्बाद कर सकते हो, और आप ही लोग हो जो अपने आप को
सही रास्ते पे ले जा सकते हो। तो जो अनड्यू पीयर प्रेशर है कि नहीं चल ट्राई करते हैं, लेते हैं, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार से तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं एक बार में, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। पीयर प्रेशर को अवॉइड करना है, क्योंकि हमें याद रखना है कि कूलनेस जो है नो कहने में भी है, ये नहीं कि हाँ चलो करते हैं, इसमें नहीं है, नो कहने में भी है। तो अपने पीयर प्रेशर को, अपने दोस्तों के प्रेशर को अवॉइड करना है, इन चीज़ों को नहीं लेना है, नहीं यूज करना है। दूसरा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, इनके बारे में जानना है कि ये चीज़ें किस तरह से लाइफ में डिसअपॉइंट लाती हैं, फेलियर का कारण होती हैं, ठीक है। तो लोगों को, इसको बच्चों को ना चैलेंज फेस करने चाहिए अपनी एनर्जी के दम पे। ये नहीं कि हमें स्पोर्ट्स में जीतना है तो हमने क्या किया, हमने कैनाबोलाइड्स इंजेक्ट कर दिया या कोका एल्कलॉइड्स इंजेक्ट कर लिया, नहीं। हमें अपने दम पे और अपनी हैबिट, अपनी जो इंटरेस्ट है, अपनी हॉबी है, वो बढ़ानी है स्पोर्ट्स, म्यूजिक, इन सब चीज़ों में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ताकि हमारा ध्यान उस तरफ ना जाए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से बात कीजिए अगर आप इस चीज़ में फंस गए हैं, उनको बताइए ट्रस्ट करके। ड्रिंक का या फिर ये जो होते हैं ड्रग्स का, इनका सहारा मत लीजिए। अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, गलत दोस्तों से दूर रहिए जो ये बताते ना कि ये ले ले भाई, अल्कोहल ले लो, ड्रग्स ले लो तो सारी प्रॉब्लम हल, नहीं भाई, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं उस दिन से, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, अगर डेंजर साइंस दिख रहा है, टीचर्स को पता लग रहा है, अलर्ट कर दो, या फिर आपको पता लग रहा है कि आपका ये दोस्त इस तरह से गलत रास्ते पे चल गया है, तो पेरेंट्स को बताओ, उनके टीचर्स को बताओ, ठीक है। और ये साइंस दिखने लगते हैं ना, डेंजर साइंस दिखने लगते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू बच्चे से ये चीज़ छुड़ाई जा सकती है प्रॉपर टाइम पे, ठीक है। ट्रीटमेंट लेना चाहिए, है ना। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ठीक है। अगर ये सारे सिम्टम्स आ जाए तो प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है छोड़ा जा सकता है, अब्यूज़ को छोड़ा जा सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स, लेकिन जब एक मेडिसिन डॉक्टर की गाइडेंस में सारे सिम्टम्स होते हैं तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है और एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। तो इस पूरे चैप्टर में आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, और कुछ सजेशंस भी थे इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी ने ही दिए थे। तो आई होप आप लोग इसे आजमाएंगे अपनी लाइफ में और इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। सो थैंक यू।